हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुरजापुरी ट्यूटर। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 7.2 को। तो 7.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके सामने, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो चलिए हम इस प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको सॉल्व? जैसे कि आपको दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है आपको -1,7 और एक बिंदु दिया हुआ है आपको 4,-3। 4,-3 ओके। तो हम इस बिंदु को ए मान लेते हैं और इसको जो है क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बिंदु और बी बिंदु को मिलाने पर एक हमें क्या प्राप्त होता है, रेखाखंड प्राप्त होता है। और उसी रेखाखंड को ना कोई एक बिंदु है, मतलब कि इसी रेखाखंड के ऊपर कोई एक बिंदु है जो बिंदु इस रेखाखंड को 2:3 में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। तो मान के चलिए कि ए और बी रेखाखंड के बीच कोई बिंदु यहाँ पर है, मान के चलिए यहाँ पर है, जिस बिंदु को हम लोग बोलेंगे पी बिंदु। यानी कि ए बी रेखाखंड के बीच में एक बिंदु है पी बिंदु जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। अर्थात इधर होगा 2 और इधर होगा 3, अर्थात कि m1 बराबर 2 और m2 बराबर क्या हो गया, 3। क्योंकि आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं कि जब मैंने आपको विभाजन सूत्र पढ़ाया था तो m1 किसको बोला जाता है और m2 किसको बोला जाता है। ठीक है, तो आप पिछले वीडियो में जाइए और देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट उसमें जो है ना क्लियर कराया गया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग m1 मान लेंगे जो 2:3 दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर मान दिया हुआ है 2, इसको मान लेंगे m1, और जो बाद वाला मान दिया हुआ है ओके उसको मान लेंगे हम लोग m2। ओके, फिर इस तरह से आपको जो दो बिंदु अभी तक दिया गया है a एवं b, ओके, तो हम लोग इसको मान लेंगे x1, फिर इधर मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे y2। ओके, तो इस तरह से जो है हमें P बिंदु का क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है जो ए बी रेखाखंड को 2:3 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो निकालते हैं इसके लिए, यानी कि P बिंदु क्या करता है, इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, इसलिए हम लोग जो है विभाजन सूत्र का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे P बिंदु का निर्देशांक बराबर फॉर्मूला होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ओके, इस तरह से जो है ना जो विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला होता है इस तरह से होता है। ठीक है, अब विभाजन सूत्र हमें देता क्या है, तो विभाजन सूत्र जो है ना निर्देशांक बिंदु देता है। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो टर्म है पूरा x का है, y का है, यहाँ से हमें x निर्देशांक प्राप्त होगा, यहाँ से हमें y निर्देशांक प्राप्त होगा। इस तरह से P बिंदु का निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, जैसे m1 x2 और x1 सबका मान क्या कर देना है, हमें बैठा देना है और कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे m1 का वैल्यू कितना है, 2, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना, x2 का वैल्यू कितना है, 4, फिर प्लस m2 का वैल्यू कितना है, 3, इंटू x1 का वैल्यू कितना है, -1 बट्टा m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। ओके, फिर कोमा चलेगा, यहाँ पर देखिए m1 y2 यानी कि m1 का वैल्यू कितना है 2, इंटू y2 का वैल्यू कितना है -3, प्लस m2 का वैल्यू कितना है 3, इंटू y1 का वैल्यू कितना है ये 7, तो हम लोग 7 लिख देंगे, बटे m1 प्लस m2 यानी कि m1 का वैल्यू कितना है 2 और m2 का वैल्यू कितना है 3, तो 2 प्लस 3, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ओके, अब फिर हम लोग आगे काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 गुना कितना हो जाएगा 8, 3 गुना 1 हो जाएगा 3, बट प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बटे 3 2 5। ओके, फिर इस तरह से हम लोग कॉमा लेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी कि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस 7 कितना हो जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा 5। ओके, फिर इस तरह से हम लोग जो है ना 8 - 3 कर लेंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा 5, कोमा, फिर इस तरह से हम लोग 21 - 6 कर लेंगे, यानी कि 11 -
6 कितना हो जाएगा 5, और फिर यहाँ पर 1 बचेगा यानी कि 15 हो जाएगा बटे 5। ठीक है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कि 1 कोमा कितना हो गया 3। इट्स मीन्स कि जो है ना, इसलिए P बिंदु का निर्देशांक इसलिए P बिंदु का निर्देशांक बराबर कितना हो गया 1,3। यही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो बिंदु A दिया हुआ था -1,7 और जो आपको बिंदु दिया हुआ था 4,-3, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को यानी कि A और B को मिलाने से जो एक रेखाखंड बना था, इस रेखाखंड में कोई बिंदु आया था P, जो इस रेखाखंड को 2:3 में क्या कर दिया था, विभाजित कर दिया था। तो आखिर वो कौन बिंदु है, आखिर इसका निर्देशांक क्या है जो इस पूरे रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो यही हम लोग बिंदु क्या किए हैं, यहाँ पर ज्ञात किए हैं कि P बिंदु का निर्देशांक कितना होगा 1,3। ओके, तो चलिए फिर हम लोग जो है ना देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि बिंदुओं 4,-1 और -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे एक बिंदु आपको दिया हुआ है यहाँ पर 4,-1, ओके, और एक बिंदु दिया हुआ है आपको यहाँ पर -2, कितना -3, ओके। तो अगर यदि हम लोग इन दोनों बिंदुओं को क्या कर देते हैं, इस तरह से जोड़ देते हैं, तो आपको एक रेखाखंड प्राप्त होता है। ओके, तो इस रेखाखंड को ना कितने बराबर भागों में बांटा जा रहा है, 3 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। ठीक है, तो 3 बराबर भागों में कैसे बांटा जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बोल दिया गया है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, यानी कि समत्रिभाजित मतलब कि सम ने बराबर, त्रि मतलब 3, भाजित का मतलब क्या करना, बांटना, यानी कि 3 बराबर भागों में इस रेखाखंड को बांटा जा रहा है। और 3 बराबर भागों में इस रेखाखंड को बांटने के लिए हम कितने बिंदुओं को क्या करेंगे, कितने बिंदुओं को लेंगे हम, तो हम 2 बिंदुओं को लेंगे। यानी कि इन दोनों बिंदुओं को हम लोग एक जनी को P मान लेते हैं, एक जनी को क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग P और Q मान लेंगे। देखिए 3 बराबर भाग हो गया, 1, 2 और 1, 3। ओके, तो इस तरह से जो है अब सवाल उठता है कि अगर यदि मैं P बिंदु का क्या ज्ञात करता हूं, निर्देशांक बिंदु ज्ञात करता हूं, तो उसके लिए हमें M1 और M2 की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ओके, तो M1 M2 हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर बताया गया है कि समत्रिभाजित, यानी कि जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा, उतना ही वैल्यू किसका होगा, इसका होगा। तो इसलिए हम इसको 1 मान लेते हैं, तो इसको भी हम 1 मानेंगे और इसको भी हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है 1-1 मान लेंगे तीनों हिस्सा को। अब बोलेंगे सर कैसे मानेंगे, क्या हम 2 नहीं मान सकते हैं, 3 नहीं मान सकते हैं, तो बिल्कुल मान सकते हैं, आंसर सबका समान आएगा। तो 1 लेने से क्या होता है कि आसान हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले काम करेंगे P के लिए। किसके लिए काम करेंगे, P के लिए। तो P के लिए करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए जब हम P का मान ज्ञात करेंगे तो हम ये भूल जाएंगे कि Q है। ओके, हम भूल जाएंगे Q है ही नहीं ऐसा। तो P के लिए काम करेंगे, तो P के लिए देखो P से लेकर, चलिए इसको A मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं B। तो P से लेकर A तक का जो मान है वो है कितना, यहाँ से यहाँ तक 1 है। ओके, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 है। इसका मतलब M1 हो गया 1 और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 है। तो M2 हो गया कितना, 2। इस तरह से। ठीक है, तो अब जो हम लोग क्या कर लेंगे, P का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि P का निर्देशांक बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। इस तरह से हम लोग जो है ना फॉर्मूला को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद M1 का वैल्यू कितना है, 1, M1 x2 यानी कि इसको मान लेते हैं x1, इसको x2, इसको y1, इसको मान लेंगे y2। तो M1 x2 यानी कि x2 का वैल्यू कितना है, -2, प्लस M2 का वैल्यू कितना है, 2, इंटू x1 का वैल्यू कितना है, 4 बटे M1 प्लस M2 यानी कि 1 प्लस 2, कोमा M1 का वैल्यू कितना है फिर 1, इंटू y2 का वैल्यू है -3, प्लस M2 का वैल्यू कितना है 2, इंटू y1 का वैल्यू है -1, बट इस तरह से लिख लेंगे 1 प्लस 2। ओके,
तो इस तरह से 2 गुना 1 -2 प्लस 4 गुना कितना हो गया 8 बटे कितना लिख देंगे 3 -3 2 इंटू 1 -2 बटे कितना हो जाएगा 2 और 1 3। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे 8 में से 2 गया कितना हो जाएगा 6 बटे 3 कोमा -5 बटे 3 3 दूना 6 और बस इतना ही होगा। तो इस तरह से 2 कोमा -5 बटे 3 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो हम लोग P बिंदु का क्या कर लेंगे निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे और उसी तरह से हम लोग Q बिंदु का भी क्या कर लेंगे निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जो है Q बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे Q के लिए तो Q के लिए क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग Q का मान ज्ञात करेंगे यानी Q का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तब हम लोग ये भूल जाएंगे कि P नहीं है ना। जैसे अगर हम P को यहाँ से हाइड कर दें छुपा दें तो हम पाते हैं कि Q का जो है ना Q से लेकर A तक की जो मतलब भाग हो रहा है यहाँ पर कितने भाग हो रहा है यानी कितने हिस्से हैं इधर 1 और 1 यानी 1 1 कितना हो गया 2 यानी कि M1 हो गया यहाँ पर कितना M1 हो गया यहाँ पर 2 और Q से लेकर B तक की जो यहाँ पर जो मान है कितना है M2 बराबर कितना हो गया 1। ओके, तो इस तरीके से हम लोग Q का भी निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। चूंकि Q का निर्देशांक बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ओके, इस तरह से जो है हम लोग M1 M2 का वैल्यू रखेंगे, x1 x2 का मान रखेंगे तो फिर हम लोग का पूरा मान आ जाएगा। देखिए जैसे M1 का मान कितना हो गया 2, x2 का वैल्यू कितना हो गया -2 प्लस M2 का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा x1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 बटे देखिए 2 प्लस 1। ठीक है, M1 का वैल्यू फिर 2 इंटू y1 का वैल्यू हो जाएगा आपका y2 का वैल्यू हो जाएगा आपका -3 प्लस M2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 y1 का वैल्यू हो जाएगा आपका -1। ओके, इस तरह से 2 प्लस फिर लेंगे हम लोग 1। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 2 दूना 4 कितना हो जाएगा -4 प्लस 4 कम 4 बटे कितना हो जाएगा 3 कोमा 3 दूना 6 -6 -1 बटे 3। ओके, 0 बटे 3 कोमा -7 बटे 3। ओके, 0 कोमा -7 बटे 3। तो इस तरीके से जो है आपका P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक दोनों ही क्या हो चुका है प्राप्त हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को अगर समत्रिभाजित करा जाता है तो P और Q का जो निर्देशांक है इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैंने इसका जो फिगर है यहाँ पर क्या कर लिया है उतार लिया है। ओके, तो यहाँ पर कहा जाता है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान जैसे यहाँ पर देख सकते हैं A B और ये आपका इस तरह से आ जाएगा C, फिर इस तरह से इसको मिला देंगे यानी कि पूरा एक जो है ना आयताकार इस तरह से एक मैदान बन के आता है यानी कि ABCD एक आयताकार मैदान है। ओके, आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाए गए हैं। देखो ये जो दूरी है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना मीटर है 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, मतलब एक मीटर की दूरी पर कुछ क्या बनाई गई है पंक्तियां बनाई गई है। ओके, अब इधर भी देख सकते हैं यानी एक गमला यहाँ पर रखा गया है 1 मीटर की दूरी पर, फिर एक दूसरा गमला रखा गया 1 मीटर की दूरी पर, फिर तीसरा गमला रखा गया 1 मीटर की, मतलब एक मीटर की दूरी पर यहाँ पर जो है ना रखा गया है या पंक्तियां बनाई गई है। एडी के अनुदिश, जैसे एडी के अनुदिश मतलब एडी की दिशा में अगर हम लोग देखें, ओके, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम लिख के रखे हैं कि बताइए कि एक मीटर की दूरी पर यदि इस तरह से यानी कि 1 मीटर हुआ 1 गमला, फिर अगला 1 मीटर हुआ 2 गमला, फिर अगला मीटर हुआ 3 गमला, इस तरीके से यदि 100 गमले एडी के दिशा में अगर यदि इस तरह से 100 गमले रखे जाए एक मीटर की दूरी पर,
कुल गमले 100 और एक गमले के जो परस्पर की जो मतलब सॉरी, यानी कि पहले गमले और दूसरे गमले की जो बीच की जो दूरी है वो है कितने मीटर की? 1 मीटर की। दूसरे गमले और तीसरे गमले की जो बीच की दूरी है वो कितने मीटर की है? 1 मीटर की। तो इसी तरह से 100 गमले रखेंगे टोटल, तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 100 मीटर हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से जो है ना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि पूरा एडी के अनुदेश जो 100 गमले रखे गए हैं, यानी कि टोटल इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 100 मीटर हो जाएगी। ओके, जैसे कि आकृति में आपको दिखाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति से, यानी कि निहारिका नाम की कोई क्या है? लड़की है जो निहारिका नाम की कोई क्या है? लड़की है जो कौन सी पंक्ति से? दूसरी पंक्ति से एडी के अनुदिश, यानी कि दूसरी पंक्ति से एडी के अनुदिश, यानी एडी के दिशा में, ओके, 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। मतलब कि दूसरे पंक्ति से जब वो दौड़ना शुरू करती है तो किसकी तरफ? एडी के तरफ, मतलब एडी के अनुदिश। तो पता है, यानी कि मान के चले कि ये इधर से दौड़ते 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 यहां तक आया, ठीक है। तो ये यानी कि ये जो एडी के अनुदिश जो पूरा डिस्टेंस है वो कितना है? 100 मीटर। लेकिन पता है पूरे डिस्टेंस का, यानी कि पूरे 100 मीटर का वो कितना दौड़ पाती है? 1/4 भाग दौड़ पाती है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर हम लोग कार्तीय तल को देखें तो इसको हम लोग मान के चलेंगे कि ये है एक्स अक्ष और ये है कौन सा अक्ष? वाई अक्ष। तो ये जो निहारिका दौड़ती है तो मतलब पूरे एडी के अनुदिश, पूरे एडी के अनुदिश अर्थात कि पूरा डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। तो 100 मीटर का 1/4 भाग क्या कर पाती है? दौड़ पाती है। तो अर्थात कि यहाँ पर जाके वो रुक जाती है। तो इसका डिस्टेंस सॉरी इसका जो निर्देशांक बिंदु है वो क्या होगा? तो यानी कि दूसरे पंक्ति से दौड़ती है अर्थात कि एक्स अक्ष, इसको हम लोग मान के चले हैं, अर्थात कि 2 होगा और कोमा, और ये जो आपका पूरे एडी के अंदर 100 का जो 1/4 आ रहा है उसको वाई निर्देशांक मान के चलेंगे तो इस तरह से होगा। ओके, तो कितना होगा? मतलब यानी कि का मतलब गुना होता है, तो यानी कि यहाँ पर समझ लेंगे हम लोग 25 चौका 100, यानी कि निहारिका दौड़ी है तो इस पॉइंट को हम लोग एन मान के चलते हैं, ठीक है। और एन बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया? 2,25। इस तरह से जो है, और वहां एक हरा झंडा क्या कर देती है? यहाँ पर गाड़ देती है, ठीक। उसके बाद आता है प्रीत। प्रीत जो है ना 8वीं पंक्ति में एडी के अनुदिश, 8वीं पंक्ति में एडी के अनुदिश, ओके, एडी के अनुदिश, ठीक है। एडी के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, ठीक है। प्रीत जो है ना कितना दौड़ पाती है? पूरे एडी के अनुदिश 1 कितना भाग? 5 भाग, यानी कि पूरा एडी के अनुदिश कितना डिस्टेंस है? 100। 100 का कितना दौड़ पाती है? 1/5, ओके। कौन सी पंक्ति से? 8वीं पंक्ति से। इसका मतलब हो गया कि 8, 100 का 1/5, यानी कितना हो जाएगा? 20/500। यानी कि ये जो है ना कौन दौड़ा है? प्रीत। तो इसका मतलब जो है ना इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे? इस पॉइंट को पी मान के चलेंगे, ठीक। इस तरह से निकालने के बाद और आगे क्या कहता है देखते हैं। और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, ओके। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यानी कि दोनों झंडों के बीच की दूरी हमें क्या करना है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस ज्ञात करना है, अर्थात कि एन और पी के बीच की दूरी क्या करनी है? ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एन और पी के बीच की दूरी क्या कर लेते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। एन पी की दूरी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x2 x1 किसी को भी मान लो, ठीक है। इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं y2। तो क्या कहा जाता है? x2 माइनस x1, तो x2 कौन है? 8 माइनस x1 कौन है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कौन है? 20 माइनस y1 कौन है? 25।
का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 6 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 6 6 36 प्लस 25, 6 5 11 का 1 3 2 5 और 1 6 61। इसका जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, रूट अंडर के 61 आ गया। ओके, इसका वैल्यू कितना आ गया, रूट अंडर 61, यानी कि एनपी के बीच की दूरी कितनी है, रूट अंडर 61 है। ठीक है, इकाई मात्रक हम लोग क्या करके चलते हैं, मान करके चलते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है किसमें, मीटर में है, तो इकाई मात्रक नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। ओके, अब क्या कहा जा रहा है, मतलब कि ये जो प्रश्न है ना पूरा मल्टी है ना, तो इसमें समझना होगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग तो ज्ञात कर लिए, यानी कि निहारिका यहाँ पर कौन सा झंडा गाड़ती है, निहारिका गाड़ती है यहाँ पर हरा झंडा। ओके, और प्रीत जो है ना वहां पर गाड़ती है जाकर के आपका लाल झंडा, तो यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, रूट अंडर 61 मीटर। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अच्छा, यानी कि रश्मि नाम की कोई एक लड़की है जो इन दोनों के बीच में, एकदम से बीच में एक झंडा गाड़ना चाहते, तो रश्मि हम लोग आर फॉर रश्मि मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर झंडा गाड़ना चाहती है। ठीक, तो यहाँ पर झंडा गाड़ना चाहती है, इसका मतलब समझ लो कि एन और पी को जब हम लोग इस तरह से जोड़ते हैं तो ये क्या प्राप्त होता है, रेखाखंड प्राप्त होता है कि नहीं। तो इस रेखाखंड को क्या कर रहा है, बीच में एकदम गाड़ने का मतलब, एकदम मध्य में गाड़ने का मतलब क्या हुआ कि ये रेखाखंड दो बराबर भागों में क्या कर जा रहा है, बट जा रहा है। इसका मतलब ये जो आर बिंदु है ना, एन और पी का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हम लोग यानी कि रश्मि के द्वारा गाड़े जाने वाले झंडे का जो निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे, वो कहां पर झंडा क्या करेगी, गाड़ेगी, तो उसके लिए हमें विभाजन सूत्र का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। और विभाजन सूत्र में कौन सा, जो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे, चूंकि हम लोग लिखेंगे यहां पर रश्मि के द्वारा रश्मि के द्वारा नीला झंडा गाड़ने का निर्देशांक बराबर। ठीक है, तो रश्मि के द्वारा नीला झंडा गाड़ने का निर्देशांक बराबर, अर्थात रश्मि जो है ना निहारिका और प्रीत के गाड़े हुए झंडे के डिस्टेंस के एकदम से बीच में गाड़ी है, अर्थात कि हम जो है ना मध्य बिंदु का जो निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे। क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ओके, इस तरह से जो है ना x1 का वैल्यू कौन है देख लीजिए 2, प्लस x2 का वैल्यू कितना है 8/2, y1 का वैल्यू कितना है 25, प्लस y2 का वैल्यू कितना है 20/2। ठीक है, 8 2 10/2, कितना हो जाएगा 45/2, 2 5 10, 5, यानी कि 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी कि 22 दशमलव कितना हो जाएगा 5। अर्थात जो है ना रश्मि जो है इस झंडे को कहां पर गाड़ेगी, 5,22.5 में क्या करेगी, गाड़ेगी। अर्थात कौन सी पंक्ति से, 5वीं पंक्ति से जो है ना ये दौड़ना क्या करेगी, शुरू करेगी। कौन सी पंक्ति से दौड़ना शुरू करेगी, रश्मि जो है कौन सी पंक्ति से दौड़ना शुरू करेगी, 5वीं पंक्ति से दौड़ना शुरू करेगी और 22.5वें गमले के पास जाकर के वो अपना झंडा गाड़ देगी। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है ना क्या कर सकते हैं कि अतः
अतः रश्मि पांचवी पंक्ति से दौड़ेगी और 22.5वें गमले के पास अपना झंडा गाड़ेगी। ओके, इस तरह से जो है ना आपका ये क्वेश्चन क्या होता है, पूरा होता है। काफी ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप जो है ना जितना बार चाहें इसको पोज करके क्या कीजिए, मतलब कि देखिए, ठीक है। बार बार देखिए और नोट डाउन भी कीजिए। खाली देखने से नहीं होगा, इसको लिखना भी पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ओके।